नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 1 गणित की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस शिक्षक प्रशिक्षण में मैं डॉक्टर नीतू शर्मा और मेरी पूरी टीम राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रशिक्षण का आज 9वां दिन है। प्रशिक्षण के इस क्रम में आज हम मापन की अवधारणा के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके लिए आज आप लोगों के साथ हमारे साथी प्रवक्ता डॉक्टर जनार्दन सिंह जी गतिविधि आधारित मापन की अवधारणा का ज्ञान हम बच्चों को किस प्रकार दे सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर। थैंक यू मैडम। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। आज के ट्रेनिंग के सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। मैं जनार्दन सिंह और आज हम चर्चा करेंगे मापन की अवधारणा, कंसेप्ट्स ऑफ मेजरमेंट। तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि मापन क्या है और फिर उसके बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ये हम अपने लेवल पे एक एज ए टीचर एजुकेटर और एज ए टीचर के बीच की बात है कि हम लोग ये जानेंगे, कोशिश करेंगे या जानने का प्रयास करेंगे कि मापन की आवश्यकता क्यों और डिफरेंट मापन की विधियां क्या है, मापन का मानक और अमानक के संदर्भ में उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक बात शुरू में यहाँ क्लियर कर दूं कि हमें इस क्लास के बच्चों तक, क्लास 1 के जो बच्चों के लिए जिनको आपको आगे चल के ट्रेन करना है, पढ़ाना है स्कूलों में, उनको इस शीर्षक के तहत आपको लंबाई तक ही सीमित रखना है या ज्यादा से ज्यादा छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, जैसे कि संख्यापूर्ण संबोध में आपको बताया गया। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये ट्रेनिंग एक टीचर्स के द्वारा, एक टीचर एजुकेटर और एक टीचर्स के बीच की बात है, तो हम थोड़ा सा उसके ब्रॉड सेंस में भी चर्चा करेंगे ताकि हमें और आपको जब भी हम बच्चों के सम्मुख होंगे क्लास में, हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी महसूस ना हो। तो आइए हम चलते हैं मापन। तो सबसे पहले मापन की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मापन, उसके बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ा सा मूल राशियां और मूल मात्रक पर जाएंगे और पूरक राशियों तक जाते हुए फिर धीरे धीरे हम वापस अपने क्लास 1 के लेवल पर आएंगे। सबसे पहले मापन क्या है, इस पर एक डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम देना जरूरी समझते हैं आपको, ताकि आप बिल्कुल क्लियर रहें कि बच्चों को क्लास 1 के लेवल पर आपको कहां तक ले जाना है। वो तो आपको स्पेशली प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि मापन क्या है। तो सबसे पहले जो मापन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, यानी मापन किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्याओं में व्यक्त करना ही मापन है। कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो उसके जो भौतिक राशि है, उसका जो परिमाण है, उसको हम अगर किसी संख्या के रूप में व्यक्त करें तो संख्या के रूप में वही व्यक्त करने की क्रिया मापन कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लंबाई अगर नापना है, मान लीजिए कि हमें कहना है कि ये जो सामने पेड़ है, जो पौधा है, उसकी लंबाई मान लेते कहते हैं कि 2 मीटर है। तो यहाँ पर 2 शब्द जो है वो संख्यात्मक मान हुआ, और मीटर क्या हुआ, मीटर की चर्चा भी हम आगे थोड़ी देर में आपके सम्मुख रखते हैं। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, मापन किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्याओं में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। मापन जो है वो बेसिकली एक तुलना करने की प्रक्रिया है। तुलना करने की प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि एक उदाहरण लिया हमने कि जैसे पेड़ की जो लंबाई या पौधे की जो लंबाई 2 मीटर हमने बताया, उसमें 2 का मतलब क्या है, वो तुलना किया गया है। मापन बेसिकली एक कंपैरिजन करने की प्रक्रिया है। इसमें हम किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से करते हैं, और यह पूर्व निर्धारित मात्रा ही उस राशि विशेष की मात्रक कहलाती है। कि जैसे मान लीजिए कि लंबाई का मात्रक हम यहाँ पे लंबाई या दूरी भी आप कर सकते हैं, उसको हम मीटर में लेते हैं। और फिर द्रव्यमान जानना चाहें, अगर द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एमकेएस सिस्टम की बात कर रहे हैं। एमकेएस सिस्टम या एसआई यूनिट भी जिसको हम लोग बोलते हैं,
MKS माने मीटर किलोग्राम सेकेंड, या SI यूनिट मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम एक हल्के मोटे मोटे तौर पर चर्चा करना चाहें तो कुल हमारे पास मूल राशियां इस प्रकार हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, यानी लंबाई तो मूल राशि हो गई जो मैंने परिभाषा दिया कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्याओं में व्यक्त करना मापन कहलाता है। तो यहाँ पे लंबाई राशि हो गई, और जो उसका मूल मात्रक है वो मीटर हो गया जिससे हम तुलना करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, आप जानते हैं। समय को सेकंड में मेजर करते हैं हम लोग, ये भी आपको पता होगा। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। ताप को डिग्री केल्विन में मेजर हम करते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडिला में मेजर करते हैं। और पदार्थ की मात्रा जो ज्यादातर हम लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स में यूज करते हैं उसको हम मोल में व्यक्त करते हैं। और इसके अलावा दो पूरक राशियां भी हैं हमारी, कोण और घन कोण, और रेडियन और स्टेड रेडियन के टर्म्स में उसको हम मेजर करते हैं। तो ये रही मोटे मोटे तौर पर डेफिनेशन। और चूंकि हमें यहाँ अपने आप को लंबाई तक ही सीमित रखना है, तो लंबाई का चूंकि MK सिस्टम में जो उसका मूल मात्रक है वो मीटर है, इसलिए मीटर की भी डेफिनेशन भी हम लोग एक बार रिकॉल कर लें। आप सबने पढ़ा होगा अपने क्लासेस के दौरान कि मानक मीटर क्या है। एक मानक मीटर वैसे तो पेरिस में एक लैब में रखा हुआ है, एक स्पेसिफिक जो रॉड है उसकी लंबाई है, उसके दो मार्क्स बने हुए हैं, उसके दोनों मार्क्स के बीच की लंबाई है, लेकिन वो लंबाई ली कहाँ से गई हम उस पे जाना चाहते हैं। तो जो स्टैंडर्ड 1 मीटर माना जाता है वो उसको इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 मानक मीटर वह दूरी है, यानी एक जो मानक मीटर, कोई आपसे पूछी कि 1 मीटर, आखिर हम कैसे जानेंगे कि 1 मीटर कितना होता है, तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड की जरूरत है, कि स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसका मानकीकरण इस तरीके से किया गया है कि उसमें सब्जेक्टिविटी ना हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, वो हर दशा में हमेशा अनचेंज रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो हम कह सकते हैं, या जो हमें परिभाषा दी जाती है मानक मीटर की, तो अभी हम आपके अपने लेवल पे चर्चा कर रहे हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि अब हम मानक मीटर की परिभाषा क्लास 1 के बच्चों को कैसे बताएंगे। आपको जानना चाहिए और हमको जानना चाहिए, इसलिए हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली जो नारंगी रंग की प्रकाश होती है उसकी जो वेवलेंथ है, जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से जो नारंगी रंग का प्रकाश निकलता है उसकी जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ का यानी तरंग दैर्ध्य का 16,50,763.73 गुना जो दूरी होगी, जो लंबाई होगी, उसी को हम लोग एक मानक मीटर कहते हैं। ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड जो क्लास 9th या उस लेवल की जो बुक है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में जहाँ पे मूल राशियां और मूल मात्रा की शुरुआत होती है, वो मिल जाता है जो है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी रंग की प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का 16,50,763.73 गुना है। तो ये रहा मानक मीटर की मानक परिभाषा। हम गणित में जहां तक कि हम आते हैं लौट के, गणित में मापन संबंधी जो अवधारणाएं हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग जो, अब ये प्रश्न ये आता है कि मापन की जरूरत क्या है, तो उस पर हम धीरे धीरे चलते हैं। गणित में मापन संबंधी जो कंसेप्ट्स हैं, जो अवधारणाएं हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे जीवन तथा घर परिवार को व्यवस्थित करने के कौशल को विकसित करने में बड़ी सहायता करती हैं। अगर आपको मेजरमेंट का ठीक ठीक ज्ञान है तो आप महसूस करेंगे कि आपका जो जीवन, आपके जो लाइफ है, या जो आपकी फैमिली लाइफ है, या जो आपके अगल बगल का परिवेश है, उसमें जो आपके लाइफ को व्यवस्थित करने का जो एक कौशल आपके अंदर डेवलप हो जाता है, अगर आपको मापन संबंधी एक्यूरेसी आप रखते हैं तो इसे आप जो है महसूस भी कर सकते हैं। और फिर आगे आप देखते होंगे या महसूस भी किए होंगे कि प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हम लोग मापन के लिए अगर जाएं, चूंकि अगर ग्रामीण एरिया की थोड़ा सा बात करें जाए, तो आप देखते हैं कि वहां पे जहाँ पे बहुत एक्यूरेसी की जरूरत नहीं पड़ती, या मोटे मोटे तौर पर लोग बात करें जिससे हम प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ देखें, तो मापन है तो अमानक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे
अमानक शब्द आया है कि मानक इकाइयां और अमानक इकाइयां। अमानक इकाइयों से तात्पर्य हमारा क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर लंबाई हम ले ली, तो लंबाई शुरू में जब बच्चे को हम बताएंगे, जब बच्चे को मापन की बात करेंगे, तो वहां पर तुरंत ही मानक मीटर की चर्चा हम उससे नहीं करेंगे, उससे मीटर या सेंटीमीटर की चर्चा हम उससे नहीं कर सकते हैं। तो हम उसको जो है अमानक से मानक की ओर ले जाते हैं। अमानक का तात्पर्य क्या है कि शुरू में हम उसे अंगुली से या हाथ की लंबाई से या पग से या बालिश आदि से लंबाई मापना सिखाते हैं जो है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, फिर आवश्यकता तथा शुद्धता जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ने लगती है, शुद्धता के दृष्टिगत अमानक से हम मानक की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे जैसे अमानक से और थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर हम पेंसिल का उपयोग करके उसको मेजर करना सिखाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे पटरी का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद हम मीटर पर आ जाते हैं, जो कि हमारा मानक मीटर है, जो उसकी जिसकी अपनी एक मानक लंबाई है। और मीटर के बाद फिर हम किलोमीटर पर भी आ जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा लंबी लंबी दूरियों के मापने की जरूरत पड़ती है, जैसे दो प्लैनेट्स के बीच की दूरी या और एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस की जब हम बात करें, या तो उसको हम लोग प्रकाश वर्ष में नापते हैं। एक बड़ा ही फेमस, आप लोगों के स्तर का ये बात है, हम लोगों के स्तर का बात है, जानना चाहिए। प्रकाश वर्ष जो है वो समय का नहीं, वो दूरी का मात्रक है। यानी एक प्रकाश की चाल एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है, उतनी दूरी को हम लोग एक लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के चाल से जो चलती है, वो एक साल में कितनी दूरी तय करेगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। वो दूरी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसके बाद स्थान विशेष की आवश्यकता अनुसार मानक इकाइयों का स्वरूप अलग भी हो सकता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर मैं किसी ऐसे स्थान पर काम कर रहा हूं जहां बड़ी दूरियों की जरूरत है, तो हम लाइट ईयर की बात करेंगे। या दो शहरों या दो नगरों के बीच की दूरियों का प्रयोग नापने की जरूरत है, तो हम किलोमीटर का प्रयोग करेंगे, आदि आदि। अब इन्हीं कारणों से मानक इकाई की जरूरत हुई कि अब एज्यूम करें कि दो लोग हैं, उनमें चर्चा करनी है कि यहाँ से आगरा की दूरी है। अगर आपके पास मानक की इकाई ना होती तो आप क्या परेशानी आपको महसूस होती, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। मापन जैसा कि हमने और क्या, मापन बेसिकली एक तुलना। अब जैसे यहाँ पर इसकी तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से करते हैं। यह पूर्व निर्धारित मात्रा उस राशि विशेष की मात्रक कहलाती है, इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। जैसे कि किसी दो स्थान विशेष की दूरी मान लीजिए 105 मीटर है या 105 किलोमीटर है, तो वहां से जो 105 है वो उसका संख्यात्मक मान हुआ, और जो मीटर है वो उसका मात्रक हुआ। और 105 का मतलब है कि 105 को हमने यूनिट यानी इकाई, एक इकाई से कंपैरिजन किया है। यानी इस पूरे के डिस्टेंस में 105 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक एक किलोमीटर के 105 शामिल हैं, 105 इकाइयां शामिल है। उसे आप जो है आसानी से मीटर वगैरह में जो भी चाहें बदल सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे लॉर्ड केल्विन जो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हुए, 1883 में उनके द्वारा कही गई एक बात याद आता है। उन्होंने मापन को लेकर ही कहा है, मापन के संबंध में उनकी जो एक बात कही गई है कि व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट, अगर आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको आप मेजर करते हैं, एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, और आप उसे नंबरों में एक्सप्रेस करते हैं, यू नो समथिंग व्हाट अबाउट इट, ये क्या है आप उसके बारे में जानते हैं, कुछ न कुछ जानते हैं। बट व्हेन यू कांट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, लेकिन अगर आप इसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, योर नॉलेज इज ऑफ ए मीगर एंड अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड, आपका जो ज्ञान है वो बहुत ही अल्प और अनसेटिस्फैक्ट्री टाइप का है। मैं इस कोटेशन को एक बार रिपीट कर देता हूं। When you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. But when you can't express it in numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind. ये बच्चों को बताने की, बच्चों तक के लेवल पे ले जाने की बात नहीं है, ये हमारे आपके बीच की बात है, हमें आपको जानना चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है कि आपके मन में आना चाहिए, या कोई बच्चा आपसे अगर क्लास में तमाम जिज्ञासु बच्चे होते हैं, पूछ ही सकते हैं कि सर हम मापन करना ही क्यों चाहते हैं। तो उसे बहुत टेक्निकल लेवल पर ले जाके तो नहीं, लेकिन उसके अपने शब्दों में
कुछ स्तर तक आप बताने में सक्षम हो सके, उसके लिए हम चर्चा करना चाहते हैं कि मापन की आवश्यकता क्यों। आप जानते हैं विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के चल ही नहीं सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी का जो है कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने शुरू में ही कहा, अर्थात मापन। तो ये हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की जो हमारी पूरी दुनिया है वो बिना मापन के एक कदम आगे नहीं चल सकती। या यूं कहें कि यहाँ तक जो हम पहुंचे हैं, जो हम चांद तक पहुंचे हैं, जो हम मंगल तक जाने की बात कर रहे हैं, जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो हमारी कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी है, जो हमारी मेडिकल फील्ड है, जो हमारे इंजीनियरिंग का फील्ड है, उन सब में बिना मापन के यहाँ तक डेवलपमेंट होना शायद पॉसिबल ना होता। अगला बता सकते हैं आप कि किसी भी भौतिक राज का जो शुद्धतापूर्ण नियंत्रण अगर आपको करना है तो बिना उसके शुद्धतापूर्ण मापन के संभव नहीं है। ये बात भी आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए, आती भी होगी। एक उदाहरण के तौर पर मुझे यहाँ एक बात याद आ गई कि जब हम लोग छोटे थे और पिताजी हम लोगों के जब जूते की आवश्यकता होती थी तो वो बित्ते से नाप के ले जाते थे। लेकिन फिर जब ले आते थे तो कभी छोटा पड़ता था तो कभी बड़ा पड़ता था, कभी बड़ा हो जाता था तो चलते चलते निकल गया पैर से, कभी छोटा हो गया तो उसमें चुभन होने लगी, काटने लगा। तो वहां से भी आप बच्चे को इनिशिएट कर सकते हैं कि मापन की जरूरत हमें शुद्धता के रूप में या मानक इकाइयों के रूप में लेने की क्यों जरूरत पड़ सकती है। और तीसरा पॉइंट ये आप सोच सकते हैं मापन क्यों के संदर्भ में कि मापन की उपयोगिता उनके प्रॉपर्टीज बेस्ड, पदार्थों की उपयोगिता उनकी प्रॉपर्टीज बेस्ड होती है, अर्थात उनके गुणों पर आधारित होती है। और विभिन्न राशियों के बीच अगर इंटरलेशन भी हमें करने की जरूरत पड़ती है, और ये विभिन्न राशियों के बीच जो इंटरलेशन है ये बिना मापन के संभव नहीं है। और कोई भी क्षेत्र जैसे कि हमने चर्चा किया इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, यहाँ तक कि चाहे आप इकोनॉमिक्स ले लें या कोई भी चीज ले लें, कोई भी सब्जेक्ट ले लें, चाहे आर्ट्स के हों, चाहे साइंस के हों, इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल के हों, उन सब में बिना मापन के, बिना शुद्ध मापन के उनका डेवलपमेंट संभव नहीं हो सकता। तो आप ये बता सकते हैं कि मापन की आवश्यकता क्यों, और हमें लगता है कि आप एंजॉय किए होंगे। अब आते हैं आगे, धीरे धीरे हम बच्चों के लेवल तक की बात पे पहुंचते हैं कि हमें क्लास 1 के बच्चों को जब क्लास में जाना है, ट्रेनिंग देना है, तो हमें उनके स्तर तक किस तरीके से पहुंचना है। तो फिर से मैं एक बार यहाँ रिपीट कर देना चाहूंगा कि मापन किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। यहाँ पे एक सवाल मुझे दिख रहा है कि दर्शन के विषयों पर यह परिभाषा खरी नहीं उतरती। तो मैंने पहले ही कहा, मैं दर्शन में अपने आप को समाहित नहीं करना चाहूंगा। दर्शन का अपना अलग फील्ड है और साइंस और टेक्नोलॉजी का अपना अलग फील्ड है, और साइंस और टेक्नोलॉजी भी दर्शन के अनुसार नहीं चल सकती है, ना तो दर्शन साइंस और टेक्नोलॉजी के अनुसार चल सकता है। ये सवाल था जो है ये प्रशांत अग्रवाल जी का सवाल था दहिया बरेली से। प्रशांत जी, हर विषय, हर सब्जेक्ट, हर फील्ड की अपनी एक विशेषता है और एक को हम दूसरे में नहीं ले जा सकते। मैं अपने आप को यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी तक ही सीमित रखने को मैं कर रहा हूँ, और दर्शन के विषयों की चर्चा यहाँ करना समीचीन न हमारे लिए होगा न आपके लिए होगा। अब आगे चलें। मापन किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्याओं में व्यक्त करने को मापन करते हैं। एक बार हम रिपीट कर लिया डेफिनेशन को। अब दैनिक जीवन में अब आते हैं, धीरे धीरे हम अपने क्लास लेवल की तरफ चलते हैं। ये दैनिक जीवन में चाहे घर हो गया, स्कूल हो गया या अन्य स्थानों पर अलग अलग परिस्थितियों में मापन से हमें आपको स्वाभाविक रूप से सामना होता ही होता है। और मापन का संख्याओं और ज्यामिति दोनों में जुड़ाव होने के कारण इसका पाठ्यचर्या यानी करिकुलम में विशेष स्थान है। मापन में हम किसी अज्ञात मात्रा को ज्ञात मात्रा में व्यक्त करते हैं, ये हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया। यह भी जानना आवश्यक है कि कभी कभी हमें निश्चित मापन करना होता है और कभी कभी अनुमानित मापन। मापन की अवधारणा को विकसित करने के लिए ऐसी गतिविधियों का हमें अभ्यास करवाना चाहिए जो चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ रोचक हो और जिसमें बच्चे उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर सकें। और छोटे बच्चों के अंदर जो अनुभव और समय के साथ मापन की जो समझ विकसित होती है और किसी राशि की मात्रा और उससे संबंधित भाषा की जानकारी भी साथ साथ होती है, जैसे छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, कम ज्यादा, जैसे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। और बच्चों के अंदर मात्रा का जो सांख्यिकीकरण है वो धीरे धीरे विकसित होता है।
कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं और कुछ बच्चे सीखने में समय लगाते हैं। ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। हम हम आप में भी बहुत सारे लोग टीचर्स ऐसे होंगे जो कुछ कंसेप्ट को जल्दी जिन्हें सीख लेते हैं और कुछ को कंसेप्ट सीखने में समय लगता है। ये एक स्वाभाविक ह्यूमन प्रक्रिया है। और कक्षा में बातचीत के दौरान शिक्षक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं और उचित मार्गदर्शन करके मापन की अवधारणा को सही सही समझने की गति को बढ़ा सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि मापन का हम क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं। बिल्कुल मैं अपने आप को यहाँ पे क्लास 1 के लेवल तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि मापन से जो संबंधित शब्दावली है, जैसे कम ज्यादा, मोटा पतला, चौड़ा सकरा, लंबा छोटा आदि पर हम चर्चा कर सकते हैं या करेंगे या कर सकने में सक्षम होंगे। एक ही प्रकार की वस्तुओं को देखकर उसमें मोटे पतले या लंबे छोटे की समझ को हम विकसित करेंगे या विकसित करना हमारा उद्देश्य है। कक्षा शिक्षण के समय छात्रों में ऊंचा नीचा और हल्का भारी की समझ को हम विकसित करना हमारा उद्देश्य है। और कक्षा शिक्षण के दौरान बालक और बालिकाओं की संख्या कम और ज्यादा की जानकारी का विकास करना। क्लास 1 में जिस भी क्लास में आप क्लास ले रहे हो वहाँ बालक बालिकाओं को थोड़ा सा लेफ्ट और राइट साइड में करके आप बच्चों से एक अनुमान लगवाने को, बिल्कुल बिना गिने हुए कि बताओ बच्चों जो है कौन बालकों की संख्या ज्यादा है या बालिकाओं की, तो देखें उसमें आपको बहुत सारे बच्चे जवाब देने में सक्षम होते हैं और होंगे ही। एक ही जैसी बहुत सी वस्तुओं में से सबसे बड़ी या सबसे छोटी की समझ विकसित करना भी हमारा एक उद्देश्य है। और बच्चों का जो है मानक की अमानक से मानक अवधारणा में सामान्यीकरण करना भी, बच्चों का मापन की अमानक से मानक अवधारणा में जो है सामान्यीकरण करना भी हमारा एक उद्देश्य है यहाँ पर। और इसके जो मापन की आवश्यकता ब्रॉड सेंस में हमने जो है मापन की क्या आवश्यकता है इसकी चर्चा हमने पीछे किया भी है। और यहाँ पर फिर एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि भौतिक राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए भी मापन की आवश्यकता होती है। और राशियों के तुलनात्मक ज्ञान हेतु जैसे छोटा बड़ा कम ज्यादा दूर पास आदि के लिए भी मापन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बिल्कुल हम आपको अपने डोमेन में रिस्ट्रिक्ट करके बात कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा पूछे तो आप एक सरल शब्दों में बिना टेक्निकलिटी का यूज किए हुए, बिना टेक्निकल शब्दों का बहुत ज्यादा उपयोग किए हुए उसको समझाने में सक्षम हो सकेंगे। और फिर मानव जीवन में एक्यूरेसी और ऑब्जेक्टिविटी के समावेशन हेतु भी आप मापन की बहुत आवश्यकता होती है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने चर्चा किया अभी थोड़ी देर पहले कि मापन की परंपरागत विधियां या जिसको अमानक विधियां कहते हैं, कि ऐसी विधियां जो मानक नहीं है। मानक का मतलब अर्थात ये हुआ, अमानक का तात्पर्य ये हुआ कि जिनको पूरे हर जगह सर्वव्यापी मान्यता प्राप्त नहीं है या जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे से कहें कि अपने किताब की लंबाई अपने अंगुली से या बित्ते से नाप के बताओ, और या फिर उसी को आप अपने से नापेंगे तो देखें दोनों में अंतर आ जाता है। यानी उसका जो एग्जैक्ट एक्यूरेसी है वो आपको बदल जाती है डिफरेंट अंगुली या हथेली का प्रयोग करते समय। तो ये मानक विधियां हैं। हाथ का प्रयोग कर सकते हैं आप, जो है कदम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मापन की जो है परंपरागत या अमानक विधियां कहलाती हैं। अब यहाँ पे लंबाई और दूरी हेतु आप अंगुलियों का, जैसे कि अभी हमने चर्चा की, अंगुलियों के द्वारा नाप सकते हैं। यहाँ आपको स्लाइड में दिख रहा होगा एक अंगुली से आप कोई छोटी दूरी को नाप रहे हैं। आप अपने घर के टाइल्स की, आपके विद्यालय में टाइल्स है लगी हैं, आप बच्चों से उनके कदम के द्वारा बच्चों से नपवा सकते हैं, मापन करने को कह सकते हैं। तो ज्यादातर एक शब्द ये आ रहा है कि नाप और मापन और नाप क्या है। तो मापन उसका स्टैंडर्ड शब्द है और हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कभी कभी उसको नाप कर देते हैं। तो बच्चों से उसकी, जबकि उसे शुद्ध भाषा में हमें माप कहना चाहिए। माप करने को ही मापन कहते हैं। तो बच्चों से उसकी माप करवा सकते हैं कि एक क्लास 1 के बच्चे से कि अपने पैर के द्वारा, कदम के द्वारा मापे कि कमरे की लंबाई कितनी है। तो आप देखेंगे कुछ, मान लीजिए कोई संख्यात्मक मान आता है, मान लीजिए कि 20 कदम आता है। फिर क्लास 2 के बच्चे से अगर आप नपवाएं तो देखें कि कम हो जाता है। तो इस तरीके से भी अमानक से मानक की ओर आप बच्चों को ले जा सकते हैं, जो भी हम चर्चा करेंगे। या बालिश के द्वारा नपवा सकते हैं, या आप हाथ से की लंबाई से भी आप उनसे नपवा, बेंच की लंबाई आप नपवा सकते हैं, या बच्चों के किताबों की लंबाई या उनके जो है बित्ते से नपवा सकते हैं। ये सब लंबाई या दूरी हो तो अमानक इकाइयां होती हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। एक बड़ी
गतिविधि आपके सामने दिख रही होगी कि क्रिकेट का मैदान है, उसमें एक बच्चा जो है क्रिकेट की पिच पर खड़ा हुआ है। और फिर वो यहाँ पे उसके स्टेप्स को दिखाया गया है चित्र से। उसने अपने पिताजी या दादाजी से पूछा कि दादाजी पिच की लंबाई कितनी होती है, तो उन्होंने अपने कदम के अनुसार उसके अनुसार बताया कि बेटा हम तो इसको 22 कदम लेते हैं या 23 कदम लेते हैं, उदाहरण के तौर पर। अब कितना लेते हैं वो तो बात की बात है, स्टैंडर्डाइजेशन करना तो बाद में देखेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि 22 कदम लेते हैं, होना चाहिए। तो बच्चा अपने कदम से 22 कदम नाप के उसने जो है विकेट वगैरह को वहां पे लगा रखा है। दादाजी आके देखते ही बोलते हैं, अरे बेटा ये तो तुम्हारी पिच बहुत छोटी है। तो यहाँ से भी उसको एक कंसेप्ट देना है, हमें एक कंसेप्ट दे देते हैं कि ये अमानक इकाइयां हैं, और फिर बाद में जब मानक इकाइयों पे जाएंगे तो आप इसको वहां से कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि अगर आपको अमानक से मानक में जाने की जरूरत पड़े तो आप इससे जो है चीजों को कोरिलेट करते हुए ले जाएं, ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो। अब पाठ्य पुस्तक की सहायता से जो भी आपकी हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है, जो क्लास 1 में जिसका इंग्लिश में हम लोग मैथ मैजिक बोलते हैं और हिंदी में जो गणित का जादू कहलाती है, उसमें भी जब भी वो आपके हाथ में आए तो आप देखें कि बच्चे को बिल्कुल एकदम इनिशियल स्टेज से आगे ले जाने की कोशिश की गई है। दो आप पेंसिल, बच्चे अक्सर पेंसिल, नई पेंसिल आपके पास हो या किसी बच्चे के पास नई पेंसिल हो और कोई बच्चा लिखते लिखते छोटा हो गया और पेंसिल, तो आप दोनों को दिखा के वहां पे कंपैरिजन करवा सकते हैं लंबा छोटा का, जो संख्यापूर्ण संबोध में भी आपको शुरू में हम लोगों द्वारा बताया गया होगा। या कोई दो वस्तुएं हैं, जो एक बड़ी है, सीढ़ी जैसे उदाहरण के तौर पर ले लिया कि सीढ़ी, दो सीढ़ी हो, एक छोटी हो एक बड़ी हो, दिखा के आप बच्चों से पहचानवा सकते हैं या उनके समझ को विकसित करने में आपको मदद मिल सकती है कि कौन सी सीढ़ी लंबी है और कौन सी सीढ़ी छोटी है। अब इसी तरीके से दो से अधिक वस्तुएं आप ले लीजिए एक ही प्रकार की हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लाल मिर्च ले रखा है या गाजर ले रखा है, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो दो से ज्यादा लें और उसमें आप दिखा के फिर धीरे धीरे देखें हम किस तरीके से छोटा बड़ा लंबा छोटा से अब सबसे लंबा सबसे छोटा पर जाना चाह रहे हैं। अभी ये मैं अपने आप को लंबाई और दूरी तक हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि, तो उसमें आप दो से अधिक वस्तुओं में दिखा के पूछे कि इसमें सबसे लंबा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। हाँ, दो से अधिक में लंबा छोटा पूछेंगे तो शायद वो कंफ्यूज करेगा और वो पूछना उचित भी नहीं होगा। इसी तरीके से दो जिराफ के चित्र आप दिखा दें, उसमें आपको किताब में मिलेगा कि ऊंचा कौन है छोटा कौन है। या दो बच्चों को, आप अपने क्लास के बच्चों को, एक छोटे कद के बच्चे को एक बड़े कद के बच्चे को, यानी एक छोटी क्लास के बच्चे को एक बड़ी क्लास के बच्चे को पास बुलाएं खड़ा करके, किसी बच्चे से आप अपनी क्लास 1 के बच्चे से पूछें कि बताओ बेटा इसमें छोटा कौन है, बताओ बिटिया छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो इस तरीके से आप उनकी अवधारणा को विकसित कर सकते हैं। या आपके विद्यालय के आसपास कई मकान बने हुए होंगे, उसमें दो से अधिक मकानों को दिखा के बच्चों को बिल्कुल एकदम अनुभव करवा सकते हैं कि सबसे ऊंचा मकान कौन सा है, सबसे छोटा मकान कौन सा है। इस तरीके से आप गतिविधि जो है छोटी छोटी पाठ्य पुस्तक के आधारित। अब यहाँ पे एक परंपरागत खेल हमको याद आ जाता है, जो आपने भी अपने टाइम में खेला होगा और हम लोगों ने भी बहुत खेला है, और काफी कभी कभी तो पिटाई भी हो जाती थी गार्जियन के द्वारा, गिल्ली डंडे का खेल। और उस गिल्ली डंडे में जो हम दूरियां नापते थे कि किसकी गिल्ली जो है सबसे दूर गई, तो उसमें हम डंडे का प्रयोग करते थे। तो कुछ हद तक यहाँ पे भी बिल्कुल मानकीकरण तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे मानकीकरण हुआ है। एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाते कि दूरी कितनी है, लेकिन हाँ, चाहे जो भी नापे, चाहे जितनी बार भी नापे उस डंडे से, वो दूरी बराबर आपको उसमें कोई अमानक से हम धीरे धीरे मानक की ओर बच्चों को आप बता सकते हैं कि बेटा जब गिल्ली डंडा खेलते हैं तो डंडे की मदद से दूरी नापते हैं। तो ये एक स्टेप है हमारा अमानक से मानक की ओर जाने का। फिर उसके बाद इसी तरीके से अनुमान आप लगवा सकते हैं, जिसमें अब यहाँ पे देखिए, अब उसके हम धीरे धीरे किताब में आपको तर्क शक्ति डेवलप करने की बात कही गई है। यहाँ पेड़ों के बीच की दूरी का अनुमान लगाने को कहा गया है कि आप उससे अनुमान लगवा सकते हैं। वो कैसे अनुमान लगाएगा, तो आप कदम से नाप लो या किसी भी तरीके से आप उससे खुद को थोड़ा स्पेस दें कि वो, आप उससे कही कि दूरी का बेटा अनुमान लगा के बताओ, तो थोड़ा सोचेगा या फिर कहे सर कैसे लगाए, तो हिंट करिए कि कदम से नाप लो, तो कदम से नापना उचित होगा, तो कदम से नाप के बताएगा कि दो पेड़ों के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये भी गतिविधि आपको बुक में मिल सकती है।
अब यहाँ पर कुछ और गतिविधियां हैं जो आपको स्लाइड में आपके सामने दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल एकदम छोटी छोटी गतिविधियां हैं कि इस तरीके से करवा के आप क्लास 1 के बच्चों को बता सकते हैं। अभी तक जो हमने शुरू के 10 मिनट डिस्कशन किया वो हमारी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हमने शुरू में ही हमने अपने पहले के सेशंस में भी कहा है कि शायद एक सबसे बड़ी समस्या हमारी ये होती है कि जब भी हम क्लास में जाएं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होना चाहिए और हमें अपने जो भी विषय वस्तु हमें वहां पढ़ाना उसकी परफेक्ट तैयारी होनी चाहिए। अब परफेक्ट से मतलब अब आप ये अनुमान ना लगाएं कि नो वन कैन परफेक्ट या नो बडी इज परफेक्ट। तो परफेक्ट का तात्पर्य यहाँ पे हमारा है बेहतर से बेहतर तैयारी से। अब लंबाई की अवधारणा को व्यक्त करने के लिए हमने पहले भी चर्चा किया कि आप दो बच्चों को, क्लास के दो बच्चों को बुला लीजिए अपने सामने, डिफरेंट डिफरेंट क्लास के, और फिर के जो अपने क्लास का 1 का बच्चा है उससे आप पूछिए कि बताओ बच्चा, बेटा तुम्हारी लंबाई या बड़े भैया की लंबाई में किसकी जो है ज्यादा लंबाई है, किसकी लंबाई ज्यादा है, किसकी लंबाई बड़ी है। तो वो भी थोड़ा सा जब आप बच्चे से बात करेंगे तो आपसे बात करने में उसका संकोच भी खत्म होगा और उसके अंदर अपने आप को भी एक्सप्रेस करने की क्षमता जाने अनजाने डेवलप होगी। और गतिविधि आपको आगे दिखाई दे रही है कि बच्चे को यह गतिविधि भी अपने पाठ्य पुस्तक की मदद से भी लिया है, अभी आपको बताया है कि दो पेड़ों को दिखा के। हाँ, लेकिन ध्यान ये रहे कि जो अगर मान लीजिए किताब में ही दो पेड़ बने हैं या जहां भी आप कंपैरिजन के लिए ले जा रहे हो आसपास, तो ध्यान रहे कि वो दोनों पेड़ जो है समतल लंबा एक ही समतल पर हो। ऐसा ना हो कि थोड़ा छोटे बच्चे हैं और उनको अनुमान लगाने में समस्या, एक पेड़ कहीं नीचे गड्ढे में हो और एक पेड़ ऊंचाई पर हो, तो कंपैरिजन करने में उनको वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो भी आप बिल्कुल ये जो आप पर्यावरण से भी इसको जोड़ते हुए एकदम जो साक्षात अनुभव देंगे बच्चे को, तो उसके मन मस्तिष्क में चिरस्थायी रहेगा। और फिर यहाँ पे एक गतिविधि है जो आपके सामने दिख रही है कि पेड़ के एक जैसे दो पत्ते या कागज की दो झंडियां देकर भी बच्चे को, हाँ, झंडियों के उस पर याद आया कि अभी भी शायद आपके विद्यालय के आसपास या हमारे गांव परिवेश में किसी उत्सव के मौके पर, किसी शुभ कार्य के मौके पर झंडियों के द्वारा सजावट करने का बड़ा प्रचलन रहा है। अब मैं दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि अभी इस समय तक वो प्रचलन कहाँ तक है या लुप्त होने की कगार पर है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे बच्चे झंडियों से हमारे परिचित होते हैं। तो दो पत्तियां या झंडियों, दो से अधिक पत्तियां या दो से अधिक झंडियों को दिखाकर भी, अगर दो पत्तियां दो झंडियां दिखाते हैं तो छोटे बड़े की पहचान करने को कर सकते हैं, या एक से अधिक झंडियां या पत्तियां दिखाते हैं तो सबसे छोटी सबसे बड़ी की जो है पहचान करवा सकते हैं। और इस तरीके से आप हाँ, एक चीज उसको आप ये भी बता सकते हैं कि उनको छोटे बड़े का ज्ञान करवाते समय एक के ऊपर एक को इंसाइट करवा के भी उनको ज्ञान करवाएं, जो आगे जाके आपको आकृति में और सिमिलरिटी में, जब भी आप दो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी या सर्वांग समता की बात करेंगे जो हायर क्लासेस में जाके, तो वहां पे भी यही कंसेप्ट हम यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि व्हेन वी से दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हम कब कहते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? जब एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर ओवरलैप करवाएं और पहला वाला दिखाई ना दे। ये एक मोटा मोटा एक हम बच्चों को समझाने के लिए शुरुआत में बताते हैं। और फिर जो कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशंस है वो तो बात की बात है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो ये इससे भी छोटे बड़े का ज्ञान करवा सकते हैं आप, जो उसको आगे चलकर कॉन्ग्रुएंसी में समझने में मदद करेगी। ध्यान रहे कि जो जब भी आप पत्तियों या झंडियों को रखें तो उनका जो कोई न कोई एक शुरुआती बिंदु से एक रेफरेंस पॉइंट हम कह सकते हैं वो एक हो। ऐसा नहीं कि आगे पीछे करके रखें ताकि कंपैरिजन करने में उसको समस्या ना हो। अब यहाँ पर एक चित्रात्मक गतिविधि है कि आप क्लास में बैठे हो, आप क्लास पढ़ा रहे हो, तो वहां पर भी देख सकते हैं कक्षा में जो स्थित दरवाजे और खिड़की को दिखाकर भी यह जानने का बच्चों से प्रयास करवा सकते हैं कि कौन सा लंबा है या कौन सा चौड़ा है। अगर दोनों की चौड़ाइयां एक हैं तो लंबाइयों की तुलना करने को आप कह सकते हैं, या बिल्कुल अलग अलग लंबाई और चौड़ाई है दो खिड़कियों की, तो मेरा ये सुझाव होगा कि आप दोनों की तुलना करवाने को कहें। उसमें बच्चा जवाब हो सकता है न दे पाए कि कौन सा ज्यादा लंबा है, क्योंकि हो सकता है एक लंबा कम हो चौड़ा ज्यादा हो, तो दे उसको सोचने का मौका दीजिए।
तो कि क्या वो आंसर करता है कि सर जी इसकी तो लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है। तो अगर इस तरीके से भी वो जवाब देने में सक्षम होता है तो यकीन मानिए कि उसके अंदर तर्कपूर्ण चिंतन और लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप करने में हम कहीं ना कहीं सफल होंगे। इसी तरीके से बहुत सारी वस्तुओं को बच्चों को कुछ ऐसे उदाहरण भी बताएं जिनसे देखने में छोटे व बड़ों की पहचान करना तो आसान हो पर उनका वजन बड़ा होने के बाद भी कम हो। छोटे बड़े की पहचान तो कर लें लेकिन वो आपको दिखने में बड़ी लग रही हो लेकिन उसका वजन कम हो। इसके लिए एक शिक्षक एक बड़े गुब्बारे और क्रिकेट की गेंद दिखाकर बच्चों को आप बता सकते हैं कि गुब्बारा बड़ा गुब्बारा दिखाइए और क्रिकेट की गेंद बताइए कि बड़ा कौन है, तो बताएगा गुब्बारा बड़ा है। लेकिन फिर उससे पूछिए कि हल्का या भारी कौन है तो उसको महसूस करवाइए हाथ में देके तो बताने में सक्षम होगा। तो एक ये भी उसके अंदर थिंकिंग डेवलप होगी कि जो बड़े आकार की वस्तु है कोई जरूरी नहीं है कुछ का भार या वजन भी बड़ा हो। अब यहाँ पे थोड़ा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि बहुत ज्यादा टेक्निकल शब्दों का प्रयोग बच्चों के सम्मुख ना हो तो ताकि उन्हें समझने में कोई परेशानी ना हो। ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा किसी वस्तु के बड़े होने पर ही उसका वजन अधिक होगा। ऐसे ही अन्य उदाहरण के द्वारा बच्चों को बताने को कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक गतिविधि और आप करवा सकते हैं। बिल्कुल एक क्लासरूम गतिविधि आप क्लास में इसको करवाएं ब्लैक बोर्ड पर। बोर्ड पर आप हैं मानक की। अब धीरे धीरे हम उसको अमानक से मानक की ओर थोड़ा सा ले जाके छोड़ देंगे यहीं पर। अभी हमें उसे वहां पर यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर का ज्ञान तो नहीं करवाएंगे लेकिन उसकी आवश्यकता धीरे धीरे इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आने वाले क्लासेस में के लिए उसको अभी से हम हल्का सा तैयारी उसके लिए उसको तैयार करने की कोशिश करें। मापन की अमानक विधि से मानक विधि का बोध कराने के लिए आप क्या करें कि छात्रों को बुलाकर मेज की लंबाई बालिश्त से नापने को कहें और उनके बालिश्त की संख्या को बोर्ड पर लिखें। आप डिफरेंट डिफरेंट बच्चे को अलग अलग बच्चे को बुलाइए और कहिए बेटा ये जो मेज सामने रखी हुई है इसकी लंबाई तुम अपने बालिश से नापो, तुम अपने बित्ते से नापो। वो नापेगा और आप जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ बालक है या बालिका भी लिख सकते हैं, बालक बालिका का कोई यहाँ पर मैटर इशू नहीं है। छात्र छात्रा जो भी आए उसके नीचे उसका नाम लिखें। जैसे मान लीजिए कि अमन को बुलाया आपने पहले और उसने कहा कि सर 12 बीते की है या 12 बालिश की है। फिर डब्बू को आपने बुलाया उसने 11 बताया। फिर आपने बोगी को बुलाया उसने 13 बताया। फिर आपने सलमा को बुला लिया उसने कुछ और बताया। आपने रेशमा को बुला लिया, सीता को बुला लिया, सबने अलग अलग लंबाइयां बताई और आपने उसको बोर्ड पे लिखा। अब आप यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा क्लियर कराएं कि 42 से या बीते से जब भी आपने नापा तो लंबाई मेज की वही है लेकिन अलग अलग लोगों अलग अलग बच्चों द्वारा अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग छात्र छात्राओं द्वारा उसके अलग अलग 42 या बीते से नापने पर वो अलग अलग आ रही है। जो क्या ये सही है, क्या ये ठीक है? तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक समझ विकसित होना शुरू होगी और वो भी कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में एक ये बात आएगा कि हाँ बात तो ठीक है कि लंबाई तो उतनी है, लंबाई तो घट बढ़ नहीं रही है, तो बार बार हर बार अलग अलग आ रहा है। तो कहीं ना कहीं और इसको आप क्रिकेट से भी हमने कहा था कि इसको जब हम अमानक से मानक की ओर ले जाएंगे तो क्रिकेट वाले फील्ड को भी एक उदाहरण के द्वारा आप समझा सकते हैं ताकि हमें अमानक से मानक की ओर उसका मानकीकरण करने में हमें आसानी हो और बच्चे किसी भी प्रकार की कोई उनको कठिनाई का अनुभव ना हो। अब इसके प्रत्याशित परिणाम क्या हो सकते हैं कि छात्र जो मापन की सामान्य शब्दावली है उससे परिचित हो जाते हैं और उसके बाद शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके बाद छात्रों में लंबा छोटा मोटा पतला आदि की समझ विकसित होती है या विकसित होने में मदद मिलेगा, विकसित होगा। छात्र जो है वस्तुओं छात्राएं बच्चे वस्तुओं को देखकर ऊंचा नीचा हल्का भारी आदि का निर्धारण कर सकने में सक्षम हो सकते हैं या सक्षम हो जाएंगे या होंगे। और अधिगम प्रक्रिया के बाद छात्र जो मापन की अमानक इकाइयां हैं कम से कम अमानक इकाइयों का अपने दैनिक जीवन में वो प्रयोग कर सकने में काफी कुछ हद तक सक्षम होते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन, स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो एक सवाल सुनील सुल्तानपुर का दिखाई दे रहा है।
सॉरी कि मानक मीटर क्या होता है। तो मानक मीटर की परिभाषा हमने बताया कि इसको आप देख सकते हैं। एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का 16,50,763 गुना होता है। ये आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक आप देखें क्लास 9th स्टैंडर्ड की, तो उसमें आपको मिल जाएगा। पूरक राशियां कौन है? तो पूरक राशियां जो है जिनके मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन कोण और घन कोण पूरक राशियां होती हैं। कि ये क्या सामान दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये ज्योति ठाकुर जी हैं गोरखपुर से, उनका कहना है कि घर की किचन में भी मापन है। तो बिल्कुल ज्योति जी, घर के किचन में मापन है, हमारे आपके मकान में मापन है, हमारा जो भी आप जहां भी देखे बिना मापन के तो काम ही नहीं चल सकता है। तो हमने अपने पहले ही शुरुआत के समय में ही बताया कि जितना यहाँ तक हम डेवलपमेंट में पहुंचे हैं, जो भी हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो बिना मापन के तो संभव ही नहीं है। तो बिल्कुल सही कहना है आपका कि घर के किचन में भी मापन है। गीता जी का बुलंदशहर से सवाल है कि क्लास 1 में कौन सी मानक मापन इकाई से परिचित कराएं। तो गीता जी, हमने बार बार पूरे सेशन के दौरान कहा कि क्लास 1 में लंबाई से संबंधित मापन इकाई, वो भी अमानक इकाइयों तक ही हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है। अब मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? मापन किसी भी, हमने शुरू में ही कहा, मापन किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्याओं में व्यक्त करना मापन कहलाता है। जबकि मूल्यांकन का एक ब्रॉड सेंस है कि कक्षा के दौरान, पूरे सेशन के दौरान बच्चे ने क्या सीखा, उसका मापन मूल्यांकन है। तो उम्मीद है कि आपको मापन और मूल्यांकन में अंतर समझ में आया होगा। और क्या मापन ही संख्या पूर्ण अवधारणा है? नहीं, मापन संख्या पूर्ण अवधारणा नहीं है। संख्या पूर्ण अवधारणा हमने आपको स्पेशली बताया था कि संख्याओं का ज्ञान शुरू होने से पूर्व कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए यहाँ पे। और फिर हम मापन के लिए जो स्पेसिफिक डेफिनेशन तक रखते हुए हमने आपको सेशन में दिया, मापन के अमानक इकाई से लेके मानक इकाई तक हम गए हैं। अमानक से मानक की ओर कैसे जाएंगे, पूरे सेशन में हमने आपको बताया। ये हर्ष जी का सवाल अलीगढ़ से, लगता है हर्ष जी ने पूरा सेशन सुना नहीं ध्यान से। अमानक से मानक की ओर कैसे ले जाएंगे, इस पर गतिविधि आधारित बहुत सारी गतिविधियां हमने आपको दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। पीपीटी के माध्यम से हमने शेयर किया है कि अमानक से मानक की ओर कैसे जाएं। हमने उदाहरण भी लिया कि आप अपने क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हो, क्लास 1 के बच्चों को बारी बारी से बच्चों को, अलग अलग बच्चों को बुलाएं और आप ये गतिविधि है जो शेयर की जा रही है, आप इसके थ्रू भी अमानक से मानक की ओर लेके जा सकते हैं बच्चों को। कि बारी बारी से बच्चों को बुलाएं और उनसे अपने मेज की लंबाई नापने को कहें, अपने बालिश्त से, बित्ते से, यानी हाँ, यानी जो अंगूठा है और जो आपकी अनामिका है उसको आप पूरा फैला लीजिए। बिल्कुल सबसे छोटी जो उंगली है आपके, हाँ, कनिष्ठिका, जो सबसे छोटी उंगली, जब सबसे छोटी उंगली, उसे क्या नाम है वो आप देखिए अपना, जो सबसे छोटी उंगली है और जो अंगूठा है उसको आप बिल्कुल एकदम सीधे फैलाइए। तो उसके बीच की जो दूरी है उसे हम बालिश्त कर रहे हैं। यहाँ पे चित्र में दिख भी रहा है, बिल्कुल एकदम स्पेसिफिकली बनाया गया है यहाँ पे। तो ये सवाल था कि बालिश्त क्या है। कक्षा 1 के स्तर पर ये सवाल है ब्रजेश नाथ तिवारी जी का, गोरखपुर से। कक्षा 1 के स्तर पर क्या मापन को बच्चों को समझाने की आवश्यकता होगी या सीधे समझ विकसित करेंगे? तो ब्रजेश नाथ जी, मुझे ये सवाल आपका समझ में नहीं आया कि सीधे समझाने की आवश्यकता होगी या समझ विकसित। बिना समझाए किसी बच्चे को कैसे समझ विकसित हो सकती है? शायद आप भी क्लास में रहे होंगे तो समझाने से ही समझ विकसित हुई होगी। तो ये कुछ मुझे आपका पता सा लगा कि समझाने की जरूरत होगी या सीधे समझ विकसित होगी। सर, परिमाण की परिभाषा बताएं प्लीज। परिमाण क्या होता है? किसी वस्तु का जो उसकी जो कंटेंट है, उसी कंटेंट को, उसका जो आंकिक मान है, उसी को उसका परिमाण कहते हैं। कक्षा 1 के बच्चों को सिर्फ अमानक इकाई आनी चाहिए या मानक इकाई भी आनी चाहिए? तो हमने अपने सेशन में कहा है
कि हम कक्षा 1 के बच्चे को अमानक इकाई तक ही सीमित रखेंगे और वो भी लंबाई की अमानक इकाई। ये सवाल था हर्ष गौतम जी का अलीगढ़ से। और दीपक मिश्रा जी हैं, मैं जिसको धागे से भी नापें। दीपक जी, ये बालिश का एक हमने जस्ट उदाहरण दिया है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप बालिश से ही नापें। आप यहाँ पे हम अमानक से मानक की ओर ले जा रहे हैं। अगर उसे आप धागे से नापेंगे तो काफी हद तक उसमें जो है अमानक से मानक की ओर जाने का जो हमारा उद्देश्य है, हम उसको ध्यान में रखकर करें। आप धागे से नापेंगे तो धागे से चाहे जितने भी बच्चे नापेंगे, धागे से लंबाई उतनी एग्जैक्टली सेम आएगी। तो हमारा यहाँ पे जो तात्पर्य है वो अमानक से मानक की ओर ले जाने का है। अब अरविंद कुमार जी यूपीएस जाजेपुरा जालौन से पूछते हैं कि मिलीमीटर क्या है। अब अरविंद कुमार जी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, मीटर को 1000 भाग में आप बांट दीजिए, जो 1000वां भाग होगा वो मिलीमीटर है। या यूं कहें कि सेंटीमीटर को 10 भागों में बांट दीजिए। और उम्मीद है कि आपको मिलीमीटर की परिभाषा जालौन से पूछ रहे हैं गुरु जी को समझ में आया होगा। सर, क्या क्लास में पटरी, फुट, मीटर ले जाना, बच्चों को दिखाना सही रहेगा? अभी इस स्तर पर, क्लास 1 के स्तर पर हम अपने आप को मानक तक ही सीमित रखें तो ज्यादा ठीक होगा। और ये पटरी, फुट, मानक ये क्लास 2nd, 3rd, 4th के लिए छोड़ दें तो ज्यादा ठीक होगा। हमें बच्चों के उम्र और समय के अनुसार, उनकी क्लास के अनुसार ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है। ये सवाल था अनुपमा प्रताप का। और भी बहुत सारे लोगों के ग्रीटिंग्स आए हैं जिन्होंने थैंक्स कहा है। बहुत सारे लोग हैं उसमें, प्रयागराज से भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथी हैं। सबको धन्यवाद बहुत बहुत। और आप लोगों का जो ये कॉम्प्लीमेंट्स है, ये हमें अपने सेशन को बेहतर से बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। तो और भी कोई क्वेश्चन? असाइनमेंट, हाँ, असाइनमेंट की बात हो रही है। तो ये आपके असाइनमेंट आपके सामने दिख रहे हैं आज के, कि मापन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। आप परिभाषा दीजिए। बिल्कुल शुरू में हमने मापन को कई बार परिभाषित किया। तथा लंबाई या दूरी पर आधारित एक चित्रात्मक गतिविधि का निर्माण कीजिए। और मापन पर आधारित एक कहानी करिए। एक छोटी सी कोई कहानी बनाइए, कि जैसे हमने एक कहानी आपको दिखाई क्रिकेट पर आधारित, कि वो हमने दिखाया, फिगर पीपीटी दिखाई, आप उस पर कोई कहानी बना सकते हैं। इसी तरीके से आप भी अपने विचार से जो भी कहानी है उचित लगे, आप उसको छोटी सी कहानी बताइए और अपने बच्चों को बताइए। मापन की आवश्यकता एवं महत्व पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसकी आवश्यकता हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि मापन की क्या आवश्यकता है और क्या मतलब, आपके क्या विचार है इस पर, आप उसे व्यक्त करिए। और फहीम जी बरेली से लिखते हैं कि सर, जिंदगी के हर कदम में मापन ही मापन मौजूद है। तो बिल्कुल सही बात है फहीम जी, हम आपकी इस बात से सहमत भी हैं कि यहाँ तक जिंदगी को सुव्यवस्थित करने में, विज्ञान को यहाँ तक लाने में बिना मापन के शायद ये संभव नहीं हो पाता। तो आज का असाइनमेंट फिर से शो कर दीजिए। आज का असाइनमेंट आपके सामने अभी दिख रहा है। ये सवाल कई लोगों के हैं तो शो हो रहा है, आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। थैंक यू।